कि उद्भ्रांति की किताबें ना आई हो, लेकिन वे क्योंकि विपुल मात्रा में लिखते हैं और प्रयोग भी अलग अलग तरह के करते हैं। तो कभी जो है संस्करण की किताब आती है, कभी कविता की आती है, और पत्र वाली भी आने वाली थी, पत्र संकलन। तो वो जो है थोड़ा सा जो है अभी हो सकता है कल परसों में आ जाए। और उद्भ्रांत जी के बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, उनको मिला के जो है वो कुछ ज़रूरी किताबें, ज़रूरी जो है रचनाओं का उन्होंने जो है इसमें ये संकलन किया है। दरअसल प्रोफेसर आनंद सिंह इसके संपादक हैं, आनंद सिंह ने किया है। और देखिए, उद्भ्रांत जी न केवल कविता गीत से यात्रा शुरू की उद्भ्रांत जी ने, और वो गीत वाली जो विशेषता है वो उनकी जो छंद मुक्त कविताएं भी हैं, या हम लोग मुक्त छंद चाहे जिस रूप में लें उसे, जिसको जो है वो कविताएं गीत के बाद आधुनिक ढंग की कविताएं, उनमें भी एक लय पाई जाती है। जो गीत का जो है गुण, उनकी जो है संवेदना और लय, वो राग तत्व उनकी जो है वो उनकी अन्य कविताओं में भी पाया जाता है। उद्भ्रांत जी ने सबसे बड़ी बात ये कि इस दौर में उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, और ऐसे जो है विषयों पर लिखा जिसके बारे में हम लोग जो है वो मतलब वो सोच भी नहीं सकते। और सच में जो खुद अच्छे आइडियाज़ निकाल के जो है वो इस तरह के प्रबंध काव्य लिखते हैं। त्रेता जो उन्होंने लिखा, वो जो रामायण कालीन तमाम स्त्रियों पर जो है लिखा है उन्होंने, उनके आत्मकथ्य हैं तमाम जो है रामायण कालीन, चाहे वो राक्षस पक्ष से हो जिसको हम राक्षस कहते हैं, आज तो बदल गई है धारणा, और दूसरा जो है चाहे देवता पक्ष के हो या राम पक्ष के हो या रावण पक्ष के, वो तमाम को ये भेदभाव नहीं किया है कि इन स्त्रियों के बारे में नहीं करना और उनके बारे में नहीं करना। वो तमाम जो है उन स्त्रियों को लिया है उस समय की रामायण कालीन, जिनके जो आत्मकथ्य हैं, और वो काफ़ी हद तक जो स्त्री विमर्श की आज की संवेदना है वो उनमें दिखाई पड़ती है। और उसमें शंभू की जो है वो जननी बहुत अच्छी कविता है। इसी तरह से जो है आप अगर देखें तो उन्होंने त्रेता के अलावा अभिनव पांडव हैं, उनके बहुत सारे प्रबंध, अभिनव पांडव हुआ, और अभिनव पांडव के अलावा जो है एक रुद्र अवतार है जिसकी रामकृष्ण की पूजा से तुलना की जाती है, राधा माधव है, और ऐसे अनेक जो है वो अभिनव पांडव का बताया मैंने। अभिनव पांडव में तो जो है ये कल्पना की जो है जो आख्यान है, वास्तव में उन आख्यानों के बारे में उन्होंने, चाहे वो राम कथा का हो या जो है वो महाभारत का हो या कृष्ण कथा का हो, वो आधुनिक ढंग से उनको देखने की कोशिश की है दरअसल। और महाभारत कालीन जो पात्र हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित जो है हम लोगों के सामने रखे जाते हैं, उनमें भीतरी क्या कमजोरियां हैं और उनके अंतर्विरोध क्या हैं, उन सबको उन्होंने अभिनव पांडव में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी मिथकों का जो है वो एक तरह से भंजन करने का काम आधुनिक दृष्टि से ये काम अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्भ्रांत जी ने किया। तो कुल मिला के मैं उद्भ्रांत जी को जो है वो शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये काव्य संचिता जो आई है, ये जो है लोग इसको पढ़ेंगे भी, और उद्भ्रांत जी की काव्य की बहुत सारी विशेषताएं संक्षेप में यहाँ मिलेंगी, उन पर जो है वो गौर भी फरमाएंगे। शुक्रिया। विभिन्न विधाओं में लगातार विभिन्न विधाओं में उनकी काव्य यात्रा जैसा कभी बताया गया, गीत गजल से चलती हुई छंद की कविता है, माध्यम से लिखतीय चेतना तो है, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने आज के जीवन के वर्तमान जीवन और संगतियों को उजागर किया है। और जीवन रेशा जैसा करते हुए उसके तमाम विमर्श है वो भी शामिल है, जो नए विमर्श, पिछले विमर्श और आदिवासी विमर्श के प्रश्नों को जो खुले इसलिए प्रश्न
सरल भाषा में उनकी कविताएँ अपने पाठकों से संवाद करती हैं और उनकी कविताओं के माध्यम से हम जो हमारी आज की कविता है, जो स्वतंत्रोत्तर दौर की कविता है, उसकी विकास यात्रा को भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो यात्रा चली है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंध काव्यों की परंपरा लगभग सूर्य से बहुत कम प्रबंध ऐसे में बुद्धांत के बहुत सारे जो प्रबंध काव्य लिखे हैं वो ज़्यादा जो प्रबंध काव्य की परंपरा है उसे लेखकों के माध्यम से हमारे सामने लाने का, आज के सत्य को सामने लाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी और भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने बहुत मैं सबसे पहले बुद्धवरान जी को खूब सारी बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी में महाकाव्य लिखने का अगर किसी के पास वो मादा है तो बुद्धवरान जी के पास है। और अगर हम महाकवि निराला के बाद किसी को महाकवि कह सकते हैं तो बुद्धवरान जी। इतनी रचनाएं, इतना काम, सबसे बड़ी चीज है कि इतना काम करने वाला व्यक्ति हिंदी में बहुत आपको शायद ही मिले कोई। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कह दी हैं इनकी कई विधाओं पे। गजलें भी लिखी इन्होंने, तो मैं कुछ बोलने से बेहतर बुद्धवरान जी की एक छोटी सी नज़्म है वो पढ़ के सुनाता हूँ। खून से भरा ये दौर मेरे पास आके देख, ऐ दोस्त जरा और मेरे पास आके देख। रोटी खुदा है और हैं कुछ लोग फरिश्ते, मुंह में न जिनके कौर मेरे पास आके देख। तूने खबर उड़ाई थी मैं खा गया शिकस्त, बांधे हुए हूँ मोर मेरे पास आके देख। ये सुर्ख फूल जो रोशन है आग के, ये सुर्ख फूल जो रोशन है आग के, मैं आ गया उस ठौर मेरे पास देख। और तखल्लुस भी इनका लगा हुआ है। उद्भ्रांत के करीब खड़ा हंस रहा है दर्द, कि उद्भ्रांत के करीब खड़ा हंस रहा है दर्द, उसमें खिला है बोल मेरे पास आके देख। बहुत बहुत बधाई उद्भ्रांत जी, बहुत अच्छी रचना है आपकी। रचनाओं का आदान प्रदान होता है, रचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। बहुत दौर से उनका पुराना परिचित, पुराना मित्र है। उसके बाद इंडिया रेडियो में उनके पास अक्सर मिलना होता है। बड़ी बात बुद्धवरान जी में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो लिख के ठहर नहीं जाते, लगातार लिख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रिटायर होने के बाद और भी तेजी आती है, तो ये बहुत कम लोगों में होता है। लिखा बहुत अच्छे कहानीकार लिखना छोड़ देते हैं। मैं कई ध्यान बना सकता हूँ, लेकिन बनाने की इससे आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने उसको जारी रखा। और दूसरी बात ये है कि कहानियाँ भी लिखी, गज़ल भी लिखी, गीत भी लिखे। ऐसे भी जमाने में हर व्यक्ति गीत तो जरूर लिखता है। और उसके बाद सबसे पहले चीज़ है छंद कविता या नई कविता जो भी लिखी है। और कमल निकालने से रहते हुए मुझे उम्मीद है कि ये महाकाव्य की चलेंगे। हालांकि दुर्भाग्यवश हिंदी में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा भी लगभग सफल है। लोग 10-20 कविता लिख के अपना किताब समय चला रहे हैं और महत्वाकांक्षा होती है कि नहीं हमारी चर्चा। इसीलिए अगर आप गौर से देखें तो 4 सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह के बहुत कम काव्य चलते हैं। कवि के कई एक तो नाम भी नहीं जानते, जैसे मदन मोहन साहब।
की पार्टी बहुत से तो कम से कम इन्होंने जारी रखा और श्रेष्ठ लेखक जारी रखा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और बाकी तो इस किताब को पढ़ने पर लगभग सभी सब कुछ सामने आई। आपकी दर्शनों बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, अनिल जी, मणि जी और अंजू जी सब यहाँ पर मैं तो बातें कहना चाह रहा था। असल में कई मित्रवाएँ कहते थे कि आपने इतना अधिक लिखा है। मुझे याद आता है 7 साल पहले यहाँ 8 साल पहले मेरी 7 किताबों का लोकार्पण हुआ, केदार जी ने किया। तो केदार जी ने मुझे उसके बाद ये कहा कि आपने इतना लिखा है कि एक जन में पढ़ा नहीं जा सकता। तो कुछ विरोध की मुद्रा में थी उनकी, तो मैंने उनको कहा कि लेकिन मैंने तो उसे एक जन में ही, अगर उसे आप आज ही पूरा मान लेते हैं तो मैंने उसे एक दिन में ही लिखा है। और तो एक विरोध की बात थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसमें एक सच्चाई भी है कि इतना अधिक जो काम है वो सबके लिए बहुत मुश्किल होगा उससे गुजरना। तो शायद यही विचार था कि 20वीं सदी में मेरी जो पुस्तकें थी उससे एक चयन डॉक्टर रेवती कैसे? सॉरी, कोई बात जी। ये कविता है नट। मैंने डिस्टर्ब कोई नहीं, कोई बात नहीं, आए बैठे। मैंने कोई चयन नहीं किया, इसमें वैसे भी चयनित कविता है। और इसको पढ़ने के पहले मैं आनंद सिंह जी का जो अंतिम जो वाक्य है, वो अंतिम पैरा, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये शायद उद्यान सिंह की कविता की एक जरूरी उपस्थिति है और उन्होंने कविता को जनता की चित्त वृत्तियों के निकट पहुँचाने का उद्यम किया है। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि चराचर जगत की गतिशील उपस्थिति को गहराई से दर्ज करने वाले कवि उद्यान हमारे समय के विरल कवि मनीषी हैं। कवि ने जिस निष्ठा और समर्पण से कविता की साधना की है, वह समकालीन कविता की साधना अवस्था का विशाल लेखा जोखा बनकर उभरती है, जिसमें सभी प्रकार की अनुभूतियों, विचारों, संवेगों, बेचैनियों का सारा लेन देन दर्ज है। इतना ही नहीं, उनकी कविता में भारतीय कविता की वे अनुभूतियाँ भी सम्मिलित हैं जो काल की अंतहीन रेत में बिसर गई थी और जिनके रिकॉर्ड खो गए थे। उसकी पगवाटे ट्रेसेस उद्यान जी की कविता में गहराई से दबी हैं। जितनी कविताएं मैंने उनकी देखी और पढ़ी हैं, उसके आधार पर यह कहने का जी करता है कि वह हमारे इस छिन्न और खंडित समय के महाकवि हैं। ये आनंद सिंह जी का मैंने बहुत लंबी भूमिका है। ये लगभग ये करीब 22 पृष्ठ की